हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। तो अब हम स्टार्ट करेंगे सीएफटी थ्योरी। ठीक है, मैंने आपको लिमिटेशन बता दिया था। ठीक है, यहाँ पर मैंने आपको वो वीबीटी का लिमिटेशन मैंने एक एक करके बता दिया था। नाउ अब हम स्टार्ट करते हैं सीएफटी थ्योरी। तो सीएफटी थ्योरी क्या होता है बच्चों? सीएफटी थ्योरी बोलो या फिर आप लोग क्या बोल सकते हो बच्चों इसको? क्रिस्टल क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। आप देखो ध्यान से समझना बच्चों, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, सीएफटी थ्योरी या फिर आपका क्रिस्टल फील्ड थ्योरी क्या होता है बच्चों? इसको समझने के लिए हम कैसे करेंगे, देखो एक एक करके ध्यान से। अब क्रिस्टल फील्ड थ्योरी का सबसे पहला जो अजम्पशन था वो क्या था? अब देखो, पहला ध्यान से समझना, इंटरेक्शन बिटवीन interaction between ligand and metal ion is assumed as ionic मतलब इंट्रैक्शन आपका क्या था? आयोनिक। मतलब इसने इलेक्ट्रोस्टैटिक बॉन्ड, मतलब स्टैटिक फोर्स के हिसाब से एक्सप्लेन किया, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के हिसाब से एक्सप्लेन किया। सबसे पहला जो इसका अजम्पशन था वो ये था। अब इसमें इंपॉर्टेंट बात ये है कि वीबीटी का भी तो सही है, लेकिन वीबीटी ने आपका क्या एज्यूम किया था? वीबीटी ने आपका यहाँ पर एज्यूम किया था कोवलेंट इंट्रैक्शन, कोवलेंट बॉन्ड। मैंने आपको बताया था ना, वीबीटी ने आपका कौन सा बॉन्ड इंट्रैक्शन माना था? कोवलेंट बॉन्ड का। यहां तक आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा। सेकंड, मैं अगर बात करूंगा कि अगर मेरे पास यहां पर एनायनिक लिगेंड होता है, नेगेटिव चार्ज लिगेंड, ध्यान से समझना, नेगेटिव चार्ज लिगेंड अगर मेरे पास होता है तो उसके बीच जो इंट्रैक्शन मानते हैं हम, क्या मानते हैं? आयन आयन इंट्रैक्शन। उसके बीच जो इंट्रैक्शन मानेंगे हम, क्या मानेंगे? आयन इंट्रैक्शन। ठीक है, या फिर हमारे पास पॉजिटिव या फिर आपका न्यूट्रल लीगेंट होगा तो उसके बीच जो इंट्रैक्शन मानेंगे वो हम क्या मानेंगे बच्चों? आयन डाइपोल इंट्रैक्शन। क्या मानेंगे? आयन डाइपोल इंट्रैक्शन। तो इन दोनों के बीच का इंट्रैक्शन हम क्या मानेंगे? आयन डाइपोल इंट्रैक्शन। बात क्लियर है? आई होप सो कि आपको समझ में आ गया होगा। इन दोनों के बीच का जो इंट्रैक्शन मानेंगे हम, क्या मानेंगे? आयन डाइपोल इंट्रैक्शन। ठीक है बच्चों, क्लियर है यहां तक? थर्ड मैं आपको बताना चाहूंगा यहाँ पर, थर्ड ध्यान से समझना बच्चों। यहाँ पर इसने क्या किया? डी ऑर्बिटल एक्चुअली में यहाँ पर डीजनरेसी ऑफ डी ऑर्बिटल, मतलब डीजनरेसी ऑफ डी ऑर्बिटल को इसने यहां पर क्या किया? ब्रेक किया। डीजनरेसी ऑफ डी ऑर्बिटल को इसने यहां पर ब्रेक किया। मतलब डीजनरेटेड ऑर्बिटल क्या होता है बच्चों? यहां पर ध्यान देना, यहां पर आप लोग जानते होंगे डी ऑर्बिटल, मैंने जो आपका डी ऑर्बिटल बनाया वो कैसा होता है बच्चों? सेम एनर्जी लेवल पे होता है। मतलब ऑर्बिटल विच हैव सेम एनर्जी, इट इज कॉल्ड व्हाट? डीजनरेटेड ऑर्बिटल। तो मैं क्या बोल सकता हूं? ऑर्बिटल which have same energy is called degenerated orbital। ऑर्बिटल जो आपका सेम एनर्जी रखता है वो सारे के सारे क्या होते हैं बच्चों? डीजनरेटेड ऑर्बिटल होते हैं। तो यहाँ पर ऑर्बिटल की डीजनरेसी होता है। ठीक है, डीजनरेसी ऑफ डी ऑर्बिटल is removed by ligand। अब देखो, ligand के थ्रू रिमूव होगा, रिमूव्ड होगा। कैसे होगा बच्चों? स्प्लिटिंग ऑफ डी ऑर्बिटल। मतलब आप ध्यान से समझना बच्चों यहाँ पर कि स्प्लिटिंग होगा डी ऑर्बिटल का और आपका डीजनरेसी क्या हो जाएगी बच्चों? ब्रेकडाउन हो जाएगी। तो एक एक करके समझते बच्चों यहाँ पर किस तरीके से हमारा यहाँ पर डीजनरेसी क्रिएट होगी ऑर्बिटल में किस तरीके से हमारे यहाँ पर डीजनरेसी क्रिएट होगी। तो सबसे पहले हम यहाँ पर समझते हैं ऑक्टाहाइड्रल
ऑक्टाहाइड्रल लिगेंड के केस में, ऑक्टाहाइड्रल लिगेंड के केस में क्या होगा बच्चों, CN की वैल्यू आपकी क्या हो जाएगी बच्चों यहाँ पर 6, ठीक है। अब ऑक्टाहाइड्रल लिगेंड के केस में मैं आपको समझाता हूँ एक एक करके। यहाँ पर आपका पहले ऑर्बिटल होगा आइसोलेटेड मेटल आयन के स्टेट में, आइसोलेटेड मेटल आयन के स्टेट में। अब यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ, देखो ये मैंने एनर्जी बनाया है, अब थोड़ा सा इसको थोड़ा सा ध्यान से समझना। यहाँ पर ये ऑर्बिटल की एनर्जी बढ़ेगी, ठीक है, ऑर्बिटल की एनर्जी बढ़ेगी, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, डी ऑर्बिटल बाय सिमेट्रिकल फील्ड, मतलब अगर आपका फील्ड कैसा होगा, सिमेट्रिकल फील्ड लिगेंड, एनर्जी ऑफ डी ऑर्बिटल, यहाँ पर क्या हो जाएगा, एनर्जी ऑफ डी ऑर्बिटल बाय सिमेट्रिकल फील्ड, सिमेट्रिकल फील्ड के थ्रू एनर्जी ऑफ डी ऑर्बिटल। अगर आपका सिमेट्रिकल फील्ड होगा चारों ओर अगर आपके डी ऑर्बिटल का सिमेट्रिकल फील्ड होगा तो सबकी एनर्जी आपके इक्वल अमाउंट में बढ़ेगी, सबकी एनर्जी आपके इक्वल अमाउंट में बढ़ेगी। लेकिन ऐसा केवल और केवल ये आपका इमेजिनरी कंडीशन होता है, या आपका इमेजिनरी कंडीशन में होगा, ऐसा नहीं होता है। एक्चुअली में क्या होता है बच्चों, जो आपका ऑर्बिटल है दो पार्ट में स्प्लिट आपका हो जाता है, दो पार्ट में स्प्लिट आपका हो जाता है। इसको हम क्या बोलते हैं बच्चों, dz2 ऑर्बिटल, dx2y2 ऑर्बिटल, और इसको क्या बोलते हैं, dxy ऑर्बिटल, dxz ऑर्बिटल, dyz ऑर्बिटल। अब मैंने स्प्लिटिंग को कैसे एनालिसिस किया ये मैं आपको इसमें बताता हूं, ठीक है। अब देखो, अगर मैं ऑक्टाहाइड्रल बनाऊंगा, ऑक्टाहाइड्रल कॉम्प्लेक्स में ऑक्टाहाइड्रल अगर मैं स्ट्रक्चर बनाऊंगा तो ध्यान से समझना, यहाँ पर आप लोग ध्यान से समझना, ऑक्टाहाइड्रल अगर मैंने कॉम्प्लेक्स बनाया है तो इसको ध्यान से समझना कि किस तरीके से मैंने इसको निकाला है। इसको निकालने का भी तरीका होता है बच्चों, ठीक है। अब देखो ये मैंने इस तरीके से, ठीक है, और एक और मैं मार्कर ले लेता हूं ताकि आपको कंसेप्ट क्लियर हो जाए यहाँ पर कि ये मैंने इस तरीके से, ठीक है। ये आपका ऑक्टाहाइड्रल होगा, ऑक्टाहाइड्रल स्ट्रक्चर आपका कुछ इस तरीके से होता है, 6 इसका कोऑर्डिनेशन नंबर होता है, ठीक है। अगर मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो लॉब्स, जो डी ऑर्बिटल के लॉब्स आपके ऑन द एक्सिस होते हैं, ऑन द एक्सिस मतलब ये आपका कौन सा होगा, ये आपका कौन सा होगा बच्चों, ये आपका dx2y2 ऑर्बिटल होगा, ठीक है, dx2y2 ऑर्बिटल होगा, ठीक है, ये आपका dx2y2 ऑर्बिटल होगा। और दूसरा ऑर्बिटल मैं बनाता हूं बच्चों, ध्यान से समझना, काफी अच्छा कंसेप्ट है, ठीक है, समझ में कम आता है। तो देखो ये मेरा dz2 ऑर्बिटल। अब ऑक्टाहाइड्रल कॉम्प्लेक्स में लिगेंड आपके कहाँ प्रेजेंट होंगे, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ और एक यहाँ लिगेंड प्रेजेंट होगा, ठीक है। लिगेंड जब यहाँ प्रेजेंट होगा तो यहाँ पर इसका देखो ऑर्बिटल के अंदर जो इलेक्ट्रॉन है और इसके पास जो इलेक्ट्रॉन है, देखो ध्यान से, इसके पास जो इलेक्ट्रॉन है और जो ऑर्बिटल के अंदर इलेक्ट्रॉन है, इनके बीच आपका रिपल्सिव फोर्स क्या होगा बच्चों, इसके बीच आपका रिपल्सिव फोर्स बढ़ेगा, रिपल्सिव फोर्स बढ़ेगा। और रिपल्सिव फोर्स अगर बढ़ेगा तो एनर्जी भी क्या हो जाएगी बच्चों, बढ़ जाएगी। क्यों? क्योंकि इन दोनों ऑर्बिटल सीधा डी ऑर्बिटल को एक्सटेंड कर रहे हैं, सीधा डी ऑर्बिटल के इस सीधा जो आपके dx2y2 ऑर्बिटल है, ये वाला लिगेंड सीधा उसके हेड पे, सबसे नियरेस्ट पोजीशन पे, सबसे क्या बच्चों यहाँ पर नियरेस्ट पोजीशन पे होने की वजह से इसके ऑर्बिटल में क्या हो जाएगा बच्चों, रिपल्सिव फोर्स बढ़ेगा। रिपल्सिव फोर्स बढ़ेगा तो आपकी एनर्जी भी बढ़ जाएगी। लेकिन अगर मैं बात करूं यहाँ पर इन ऑर्बिटल की बात करूं तो इन ऑर्बिटल के केस में क्या होगा, देखो ध्यान से, इन ऑर्बिटल के केस में आपका क्या होगा, ध्यान से समझना बच्चों। इन ऑर्बिटल के केस में अगर मैं स्ट्रक्चर बनाना चाहूं तो मैं एक ही बनाऊंगा बच्चों, अगर आप अपने आप समझ सकते हैं। देखो ये मैंने ले लिया y एक्सिस और ये मैंने ले लिया x एक्सिस, ये मेरा कौन सा ऑर्बिटल हो गया, ये मेरा x और ये मेरा y, ये मेरा कौन सा ऑर्बिटल हो गया बच्चों, यहाँ पर बताना, ध्यान से समझो बच्चों। ये मेरा यहाँ पर आपका dxy ऑर्बिटल हो गया, कौन सा ऑर्बिटल हो गया बच्चों, dxy ऑर्बिटल हो गया। अब dxy ऑर्बिटल है, लेकिन आपका लिगेंड कौन से पोजीशन पे, ऑक्टाहाइड्रल के इस पोजीशन पे, तो लिगेंड से ऑर्बिटल की जो डिस्टेंस है वो क्या हो गई बच्चों, बढ़ गई है। तो इसका मतलब यहाँ पर आपका रिपल्सिव फोर्स क्या लगेगा,
यहाँ पर आपका रिपल्सिव फोर्स क्या लगेगा बच्चों, कम लगेगा, मतलब एनर्जी क्या होगी बच्चों इसकी, कम होगी। देखो उसी ऑर्बिटल की एनर्जी कम हो रही है। इसी तरीके से आप एक और समझ सकते हो यहाँ पर, एक और यहाँ पर एग्जांपल में मैं आपको बता सकता हूँ। आप अगर एक्स जेड भी लोगे, एक्स जेड के केस में क्या होगा, देखो ध्यान से, एक्स जेड में कुछ इस तरीके से बना देता हूं ताकि आपको समझ में आ जाए। ये मैंने बना दिया एक्स जेड, ये मैंने यहां पर बना दिया एक्स जेड, ठीक है। अब देखो एक्स जेड में लिगेंड आपके यहां होंगे, लिगेंड आपके यहां होंगे, लेकिन आपका ऑर्बिटल कहां होगा बच्चों, इस तरीके से आपका इस प्लेन के अंदर होगा, इस तरीके से इस प्लेन के अंदर होगा, ठीक है। यहां पर भी आपका डिस्टेंस क्या है बच्चों, डिस्टेंस आपका ज्यादा है, तो यहाँ पर भी आपका रिपल्सिव फोर्स, यहाँ पर भी आपका क्या बच्चों, रिपल्सिव फोर्स आपका क्या लगेगा बच्चों, कम लगेगा। अब यहाँ पर भी आपका रिपल्सिव फोर्स कम लगेगा, इसका मतलब एनर्जी कम होगी। इसीलिए मैंने इसको नीचे बनाया, इसको मैंने ऊपर बनाया, ठीक है। यहाँ तक बात क्लियर है। अब यहाँ पर जो आपका जो होगा, ये जो एनर्जी का डिफरेंस होगा उसको हम क्या बोलेंगे, डेल्टा, डेल्टा। अब देखो डेल्टा ओ का मतलब है, यहाँ पर ओ मैंने ऑक्टाहेड्रल के लिए लिखा है, ओ मैंने किसके लिए लिखा है बच्चों, ऑक्टाहेड्रल के लिए। अब इसको हम क्या बोलते हैं, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी, इसको हम क्या बोलेंगे, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी, इसको हम बोलेंगे क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी, या फिर शॉर्ट में CFSE, ठीक है। बात क्लियर है। अगर मैं अब इसको देखना चाहूंगा तो ये जो सेंटर होगा, ये वाला जो पॉइंट होगा, इसको हम क्या बोलते हैं बच्चों, बोरबरी सेंटर, बोरबरी सेंटर, ठीक है। अब देखो इससे जो ऊपर वाली जो एनर्जी होगी वो क्या होगी बच्चों, 3/5 डेल्टा नोट, और जो नीचे वाली होगी वो क्या होगी, 2/5 डेल्टा नोट। इसको मैं एक्सप्लेन कर सकता हूँ, वो आपका ऑक्टाहेड्रल के लिए, ठीक है बच्चों। बात क्लियर है। अगर मैं देखो यहाँ पर यहाँ तक आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा, इसको आप लिख लो, मैं आगे रब करता हूँ, ठीक है। अब देखेंगे, ध्यान से समझेंगे बच्चों, स्प्लिटिंग कैसे होती है ऑक्टाहेड्रल में, ठीक है। ऑक्टाहेड्रल में स्प्लिटिंग कैसे होती है, अगर मैं इसको x मान लूं और इसको मैं y मान लूं तो क्या हो जाएगा बच्चों, देखो x प्लस वाई इक्वल टू डेल्टा नोट, x प्लस वाई इक्वल टू डेल्टा नोट आपका हो जाएगा। अगर मैं बोलना चाहूं कि यहाँ पर जो x है, यहाँ पर जो x है, x एक्चुअली में यहाँ पर कितने ऑर्बिटल है, 2x है, तो मैं क्या लिखूंगा, 2x प्लस यहाँ पर y कितना है बच्चों, 3y है, और ये आपका डेल्टा नोट। अब यहाँ से मैं x की वैल्यू निकाल लेता हूँ, ठीक है। यह आपका मिलके एक बना है, ठीक है। यहाँ पर देखो, यहाँ पर इसको इस तरीके से लिख लो, 2x इक्वल टू 3y, ठीक है। अब यहाँ से मैं x की वैल्यू निकाल लेता हूँ, x की वैल्यू क्या आएगी, 3y/2। अब x की वैल्यू इस यहाँ पर आप रख दो, x की वैल्यू जब मैंने यहाँ पर रख दी तो क्या आ जाएगा, 3y/2 प्लस y डेल्टा नोट। अब इन दोनों को समेशन करोगे तो यहाँ पर 2 5/y, ठीक है, यहाँ पर आ जाएगा डेल्टा नोट। बात क्लियर है। अब इसको मैंने यहाँ पहुंचाया तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2/5 डेल्टा नोट। अब देखो y की वैल्यू क्या आ गई, 2/5 डेल्टा नोट। अब यहाँ पर y की वैल्यू इसमें अगर मैंने रख दी, इसमें अगर मैंने y की वैल्यू रख दी, या फिर मैंने यहाँ पर मैंने y की वैल्यू रख दी, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2/5 डेल्टा नोट इक्वल टू 3 यहाँ पर y की वैल्यू यहाँ रख दी बच्चों, यहाँ रखेंगे ना y की वैल्यू हमने यहाँ रख दी, तो x इक्वल टू 3/2 मल्टीप्लाई बाई यहाँ पर आ जाएगा 2/5 डेल्टा नोट, 2 से 2 कट गया, तो यहाँ पर x की वैल्यू भी क्या आ गई बच्चों, 3/5 डेल्टा नोट। इस तरीके से मैंने यहाँ पर x की वैल्यू भी निकाल ली। तो इस तरीके से क्या होता है, इनकी एनर्जी ज्यादा बढ़ जाती है और इनकी एनर्जी कम हो जाती है। तो देखो, जिनकी एनर्जी आपकी कम हो जाएगी वो आपके ये ऑर्बिटल होंगे, जो जिनकी एनर्जी आपकी ज्यादा होगी वो आपके ये वाले ऑर्बिटल होंगे। अब ध्यान से समझना, डी ऑर्बिटल को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया, उसके बारे में मैं आगे डिस्कस करूंगा। तो इस तरीके से आपका ऑक्टाहेड्रल में स्प्लिटिंग होगा। अगर सिमिलरली मैं देखना चाहूंगा तो स्प्लिटिंग इन टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स, तो टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स में आपका स्प्लिटिंग किस तरीके से होगा, आप निकाल सकते हो, स्प्लिटिंग इन टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स में आपका किस तरीके से स्प्लिटिंग होगा। तो देख लेते हैं बच्चों, स्प्लिटिंग इन, सिमिलर कंसेप्ट चलेगा, स्प्लिटिंग इन टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स। अब उसके लिए मैं वो एक्सप्लेन नहीं करूंगा क्यूब बना के,
आप लोग एक बार खुद से कोशिश करना, अगर नहीं आता है तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हो। ठीक है बच्चों, आप लोग मुझसे पूछ सकते हो। उसके लिए मैं क्यूब बना के एक्सप्लेन नहीं करूंगा जैसे मैंने पहले एक्सप्लेन किया था, अभी मैं सिंपली एक्सप्लेन करूंगा। तो देख लेते हैं बच्चों, यहाँ पर ये हो गया, ये आपका इस तरीके से। यहां पर आपका क्या होगा बच्चों, अब देखो, आइसोलेटेड गैसियस मेटल आयन, मेटल आयन का डी ऑर्बिटल की एनर्जी ऐसे होगी। फिर यहां पर क्या होगा, इन प्रेजेंस ऑफ सिमेट्रिकल फील्ड लिगेंड, इन प्रेजेंस ऑफ सिमेट्रिकल फील्ड लिगेंड, सिमेट्रिकल फील्ड लिगेंड के प्रेजेंस में आपकी इसकी एनर्जी सिमिलरली वे में बढ़ेगी। लेकिन ऐसा तो आपका कौन सा कंडीशन होता है, इमेजिनरी कंडीशन होगा, ऐसा आपका इमेजिनरी कंडीशन होगा। अब ये इमेजिनरी कंडीशन है, मतलब हम लोग बोल नहीं सकते कि ये आपका हो, ये कंडीशन आपका होता ही नहीं है, ठीक है। लेकिन आपका एक्चुअली में जो आपका कंडीशन होता है वो क्या होता है, देखो यहां से यहां तक आपकी एनर्जी बढ़ती जाएगी, ठीक है, ये आपकी एनर्जी का है, ठीक है। अब देखो क्या होगा नेक्स्ट स्टेप में आपका, नेक्स्ट स्टेप में आपका स्प्लिटिंग होगा। अब स्प्लिटिंग आपका किस तरीके से होगा बच्चों, यहां पर आपके 3 ऑर्बिटल आपके होंगे इस तरीके से और आपका इस तरीके से। अब देखो यहां पर आ जाएगा dxy, यहां पर आ जाएगा dyz, यहां पर हो जाएगा बच्चों आपका dxz, ठीक है। तो तीनों में से कोई भी कहीं पर भी लिख सकते हैं बच्चों आप लोग, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, क्योंकि एनर्जी क्या है बच्चों यहाँ पर सिमिलर है। यहाँ पर मैंने लिख दिया dx2y2 और यहाँ पर क्या हो जाएगा बच्चों dz2, ठीक है। सिमिलरली इन दोनों के बीच की जो डिफरेंस होगा वो क्या होगा बच्चों, डेल्टा। इस बार मैंने टेट्राहाइड्रल कॉम्प्लेक्स के लिए बात कर रहा हूं तो यहाँ पर T हो जाएगा, ठीक है। इसी को हम क्या बोलेंगे, फिर से बोरबरी सेंटर, इसको हम क्या बोलेंगे, बोरबरी सेंटर। अब यहाँ पर जो ये वाली वैल्यू होगी वो कितनी हो जाएगी बच्चों, आप लोग खुद से भी निकाल सकते हो। यहाँ पर ये वाली वैल्यू अब आप लोग एक बार मैथमेटिकली मैंने आपको बताया था तो उस तरीके से भी आप लोग निकाल सकते हो। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा बच्चों 2/5 डेल्टा टी और यहाँ पर क्या हो जाएगा 3/5 डेल्टा टी। मतलब इसकी एनर्जी आपकी ज्यादा कम हो जाएगी। मतलब इसको मैंने गलत बनाया है तो देख लेते हैं बच्चों, इसको किस तरीके से बनाएंगे। उसकी एनर्जी आपकी 3/5 का मतलब उसकी वैल्यू आपकी कम हो जाएगी, तो आपका इस तरीके से हो जाएगा 2/5 मतलब वैल्यू कम हो जाएगी। और यहाँ पर आपका ये इसकी वैल्यू आपकी ज्यादा रहेगी, तो इस तरीके से आपका स्प्लिट होगा। एनर्जी इससे कम नहीं होगी, ठीक है, एनर्जी आपकी इससे कम नहीं होगी। तो मैं इसको इस तरीके से बना देता हूँ, देखो ध्यान से समझना। इसकी एनर्जी इस तरीके से और इसकी एनर्जी इस तरीके से, ठीक है। तो यहाँ पर इसकी एनर्जी कम बनानी पड़ेगी, ये आपका सही है, ये आपका सही है, ठीक है। ये आपका dx2y2 यहाँ से लॉजिकली क्वेश्चन पूछ सकता है, एनर्जी बना के आपसे पूछ सकता है कि क्या एनर्जी होगी, थोड़ा सा ध्यान से समझना। ये आपका dxy, ये आपका zx, ये आपका yz, ठीक है। अब ये आपका डेल्टा टी। अब यहाँ पर जो वैल्यू होगी, ये वाली वैल्यू आपकी क्या होगी बच्चों, आपकी जल्दी बताओ, ये वाली वैल्यू यहाँ पर आपकी क्या होगी, यहाँ पर हो जाएगी 2/5 डेल्टा टी और ये वाली वैल्यू आपकी कितनी हो जाएगी बच्चों, यहाँ पर 3/5 डेल्टा टी। आई होप सो कि आपको समझ में आ गया होगा किस तरीके से आपकी यहाँ पर ऑर्बिटल की एनर्जी होगी, ठीक है बच्चों। इस तरीके से आपका होगा। आप इसको एक्सिस को लॉग को एक्सिस में ही बना सकते हैं। देखो मैं आपको बता देता हूँ एक बार कि आप इसको इस तरीके से कोशिश करना। ये मैंने क्यूब बना दिया। अब क्यूब में टेट्राहाइड्रल कहाँ होंगे बच्चों, एक इस पॉइंट पर, एक आपका इस पॉइंट पर, एक आपका इस पॉइंट पर और एक आपका इस पॉइंट पर, ठीक है। तो इस पॉइंट के हिसाब से देखो ये आपका कौन सा स्ट्रक्चर बन गया बच्चों, ये आपका ध्यान से समझना, एक इस पॉइंट पर और एक आपका इस पॉइंट पर। देखो ये आपका कौन सा बन गया बच्चों, आपका टेट्राहाइड्रल स्ट्रक्चर बन गया, ये आपका टेट्राहाइड्रल स्ट्रक्चर बन गया। और इस हिसाब से अगर मैं देखूंगा तो यहाँ पर अगर मैं लिगेंड को यहाँ रखूंगा तो यहाँ पर एक्सिस पर लिगेंड क्या है बच्चों, डिस्टेंस ज्यादा है, एक्सिस पे लिगेंड ज्यादा है। मतलब यहाँ पर आपका क्या होगा बच्चों, रिपल्सिव फोर्स यहाँ पर इस पॉइंट पर आपका कम लगेगा, एनर्जी आपकी कम हो जाएगी, एनर्जी कम हो जाएगी, तो इसलिए यहाँ हो गया। और यहाँ पर लिगेंड के इलेक्ट्रॉन और ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन के बीच रिपल्सिव फोर्स आपके क्या हो जाएंगे बच्चों, ज्यादा लगेगी
और एनर्जी आपकी ज्यादा हो जाएगी। तो इस वजह से यहाँ पर इस तरीके से स्प्लिटिंग हुआ है। ठीक है बच्चों, काफी इजी है, आप यहाँ पर टेट्राहाइड्रल के केस में इस तरीके से बोल सकते हो। ठीक है, अब यहाँ पर एक और कंडीशन है, यहाँ पर एक और कंडीशन है, ध्यान से समझना कि यहाँ पर अगर मैं बात करूं स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स, कौन से कॉम्प्लेक्स की बच्चों, स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स में, तो स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स में किस तरीके से स्प्लिटिंग होगी, स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स में आपकी किस तरीके से स्प्लिटिंग होगी, स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स में आपके किस तरीके से स्प्लिटिंग होगी वो मुझे बताओ। तो स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स में क्या होगा बच्चों, एक्चुअली में आपका यहाँ पर स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स में dx2 y2 की एनर्जी सबसे ज्यादा, उसके बाद आपकी किसकी हो जाएगी dxy की, उसके बाद आपकी कम किसकी होगी बच्चों, यहाँ पर dz2 की आपकी कम हो जाएगी, फिर उससे कम आपकी किसकी हो जाएगी, बचे हुए दोनों रिमेनिंग dyz और dxz, इन दोनों की एनर्जी आपकी कम हो जाएगी। अब ऐसा क्यों होगा, ऐसा क्यों होगा, उसका भी रीजन वही है कि आपका देखो स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स आपका कैसा होगा बच्चों, स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स आपका कुछ ऐसा होगा, स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स आपका कुछ ऐसा होगा। ठीक है, लिगेंड आपका इस पॉइंट पर रहेगा। ठीक है, अब देखो अगर मैं लॉग बनाना चाहूं तो ये मेरे dx2 y2 आपके ऑन द एक्सिस होंगे, तो एनर्जी आपकी सबसे ज्यादा इंक्रीज हो जाएगी। और बाकी सब में देखो dz2 में आपका इस तरीके से होगा dz2, अगर मैं z एक्सिस निकाल दूं तो इस तरीके से मेरा dz2 का आपका लॉग क्या हो जाएगा बच्चों, डिस्टेंस मेंटेन कर जाएगा, डिस्टेंस मेंटेन कर जाएगा, इस वजह से इसका कम हो जाएगा। लेकिन इन दोनों से ज्यादा क्यों है, क्योंकि dz2 ऑर्बिटल में ये एक आपका क्या होता है, यहां पर भी एक रिंग होती है ना, रिंग आपकी कौन सी डायरेक्शन में मूव होती है, xy डायरेक्शन में, इसीलिए इन दोनों से इसका ज्यादा हो जाता है। क्यों, क्योंकि रिंग जो है बच्चों आपकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी की रिंग, वो आपके xy डायरेक्शन में मूव होती है, कौन सी डायरेक्शन में, xy डायरेक्शन में मूव होती है। तो देखो अगर मैं z ऑर्बिटल बनाऊं तो यहाँ पर रिंग आपके xy डायरेक्शन में मूव होगी, और xy डायरेक्शन में मूव होने की वजह से इसकी एनर्जी एज कंपेयर टू दिस बढ़ जाती है। ठीक है बच्चों, तो इसके प्रेजेंस में अगर बोलना चाहूं तो यहाँ पर मैं इसको क्या बोलेंगे, डेल्टा स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स, मतलब डेल्टा एस, इस तरीके से हमारे यहाँ पर स्प्लिटिंग मतलब कॉम्प्लेक्स में देखते हैं बच्चों। ठीक है, काफी इजी कंसेप्ट है। ठीक है, अब वैसे आपके सिलेबस में स्प्लिटिंग इन ऑक्टाहाइड्रल और टेट्राहाइड्रल है, लेकिन इसको थोड़ा सा आप लोगों को जान लेना है। ठीक है, नाउ अब मैं आपको स्टार्ट करता हूं बच्चों, यहाँ पर आप देखो ध्यान से समझना बच्चों, यहाँ पर कि यहाँ पर आपका स्प्लिटिंग किस तरीके से होगा, स्प्लिटिंग आपका किस तरीके से होगा उसको मैं आपको बताता हूँ। स्प्लिटिंग मैंने बता दिया। अब यहाँ पर क्या होता है, डी ऑर्बिटल आपके 2 टाइप के होते हैं, मतलब डी ऑर्बिटल्स आर 2 टाइप्स, डी ऑर्बिटल के आपके 2 टाइप्स होंगे। एक होगा बच्चों lobe on the axis, lobes present on the axis, lobe present on the axis। ठीक है, lobes is not present on the axis, lobe is not present on the axis, lobes आपके एक्सिस पे प्रेजेंट नहीं होंगे, on the axis, एक्सिस पे प्रेजेंस नहीं होंगे, तो कहां प्रेजेंस होंगे बच्चों, प्रेजेंट ऑन प्लेन, प्रेजेंट ऑन प्लेन। अब देखो प्लेन पे प्रेजेंट होने वाले कौन कौन से होंगे, dxy, dyz और dxz। ठीक है, और आपके अगर यहाँ पर dx2 y2 जो आपके एक्सिस पे प्रेजेंट होता है, आप लोगों ने 11th में पढ़ा होगा dz2। ठीक है, अब देखो यहाँ पर लॉब आपके एक्सिस पे प्रेजेंट होते हैं, यहाँ पर लॉब्स आपके कहाँ प्रेजेंट होते हैं बच्चों, प्लेन पे। अब देखो प्लेन पे जो जहां पर आपका लॉब्स प्रेजेंट होगा उसको हम क्या बोलेंगे, T2G ऑर्बिटल, T2G ऑर्बिटल बोलेंगे उसको, और इसको हम क्या बोलेंगे बच्चों, EG ऑर्बिटल, EG ऑर्बिटल। बात क्लियर है? आई होप सो कि आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से हमने यहाँ पर लॉब्स को डिवाइड किए। ठीक है, अब ध्यान से समझना यहाँ पर कि अब आपको यहाँ पर टेट्राहाइड्रल और ऑक्टाहाइड्रल कॉम्प्लेक्स के बारे में पढ़ना है। ठीक है, तो मैं आपको बताता हूँ टेट्राहाइड्रल और ऑक्टाहाइड्रल कॉम्प्लेक्स के लिए तो देख लेते हैं CFT इन टेट्राहाइड्रल एंड ऑक्टाहाइड्रल कॉम्प्लेक्स। तो देखते बच्चों ध्यान से, काफी इजी है।
CFT in tetrahedral and octahedral complex, ठीक है। ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में देखो, अगर मैं टेट्राहेड्रल की बात करूंगा तो ऑक्टाहेड्रल की बात करूंगा, सॉरी ऑक्टाहेड्रल की अगर मैं बात करूंगा तो आपका इस तरीके से होगा, ठीक है। अब यहाँ पर आपका dx2 y2 और यहाँ पर dz2 और यहाँ पर dxy dyz और यहाँ पर dzx इस तरीके से होगा, ठीक है। और यहाँ पर अगर मैं बात करना चाहूँ तो यहाँ पर क्या होगा बच्चों, यहाँ पर 3 ऑर्बिटल ऊपर dxy dyz एंड dzx और यहाँ पर क्या होगा, 2 ऑर्बिटल नीचे होंगे, ठीक है। 2 ऑर्बिटल आपके नीचे होंगे dx2 y2 dz2 इस तरीके से होगा। काफी इजी कंसेप्ट है। अब मैं बात करना चाहूंगा कि यहाँ पर एक्चुअली में आपका क्या होता है। ये आपके कौन से ऑर्बिटल, ये आपके होंगे eg ऑर्बिटल। मैंने अभी अभी आपको बताया ये आपका कौन सा होगा, T2g ऑर्बिटल। यह आपका क्या होगा बच्चों, आपका ये आपका T2g ऑर्बिटल और आपका यहाँ पर ये क्या होगा बच्चों, आपका eg ऑर्बिटल्स। बात क्लियर है बच्चों, ऑर्बिटल्स, ठीक है। अब यहाँ पर ध्यान से समझने वाली बात ये है कि अब देखो ध्यान से समझना, इफ CFSE एनर्जी मतलब डेल्टा नॉट या डेल्टा टी या डेल्टा SQ अगर ज्यादा होगा तो आपका लिगेंड किस टाइप का होगा बच्चों, लिगेंड आपका यहाँ पर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होगा, या फिर आप इसको सिंपल लिखो, अगर आपके CFSE ज्यादा होगी तो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होगा, ठीक है। उसने नहीं बताया था क्या, VBT ने नहीं बताया था। अगर आपके CFSE कम होगी तो आपका क्या होता है बच्चों, वीक फील्ड लिगेंड होता है। ध्यान से समझना, वीक फील्ड लिगेंड होता है। लिगेंड का टाइप आपको कौन सा होता है, वीक फील्ड लिगेंड। अब ध्यान से समझना बच्चों कि अगर, अब देखो यहां पर मैं 2 कंसेप्ट बता रहा हूं। देखो अगर CFSE एनर्जी अगर आपकी ज्यादा हो जाएगी किससे, पेयरिंग एनर्जी से। अब देखो CFSE एनर्जी अगर आपकी ज्यादा होगी पेयरिंग एनर्जी से, तो आप खुद बताओ अगर आपको x से y जाने में ज्यादा एनर्जी लग रही है और y से x से y जाने में ज्यादा एनर्जी लग रही है और x से z आने में कम एनर्जी लग रही है, ठीक है। ध्यान से समझना, x से y समझना ध्यान से, आपको x से y जाने में ज्यादा एनर्जी लग रही है और x से z आने में आपकी एनर्जी कम लग रही है। अब मुझे बताओ कि आप लोग और y और z, y पर जो होगा वो आपका z पर होगा, दोनों सिमिलर है। तो दोनों पॉइंट आपके सिमिलर नहीं है, मतलब दोनों आपके सिमिलर है। तो आप कौन सा काम पहले करना पसंद करोगे, जिसमें आपकी एनर्जी कम लगेगी। तो यहाँ पर आपका जो इलेक्ट्रॉन होगा, इलेक्ट्रॉन आपका क्या हो जाएगा बच्चों, पेयर्ड हो, आपका इलेक्ट्रॉन विल बी पेयर्ड, इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आपका पेयर्ड हो जाएगा। लेकिन अगर आपका यहाँ पर ध्यान से समझना, पेयरिंग एनर्जी अगर आपकी ज्यादा हो जाएगी एज कंपेयर टू CFSE से अगर आपकी पेयरिंग एनर्जी ज्यादा हो जाएगी तो इलेक्ट्रॉन आप क्या करना पड़ेगा, CFSE एनर्जी अगर देखो, अब उल्टा बोला मैंने, सिमिलर स्टेटमेंट मैंने उल्टा बोला। अब यहाँ पर एनर्जी कम लग रही है और यहाँ पर एनर्जी ज्यादा लग रही है, इसको CFSE मान लो, इसको आप लोग CFSE मान लो, ठीक है, और इसको मान लो पेयरिंग, ठीक है। अब ये बताओ कि आप कौन सा काम करना पसंद करोगे, CFSE। अब अकॉर्डिंग टू CFSE इलेक्ट्रॉन क्या होगा बच्चों, इलेक्ट्रॉन विल बी नॉट पेयर्ड बट जंप इन अपर ऑर्बिटल, मतलब अपर ऑर्बिटल या फिर हायर एनर्जी ऑर्बिटल। बात समझ में आई, हायर एनर्जी ऑर्बिटल
ये आपका थोड़ा सा कंसेप्चुअली पार्ट है, तो इसको समझने की कोशिश करना कि अगर आपके CFAC अगर आपकी ज्यादा हो गई, क्या बच्चों, अगर आपकी CFAC अगर आपकी ज्यादा हो गई तो इलेक्ट्रॉन आपका पेयर्ड हो जाएगा, लेकिन अगर आपकी CFAC कम हो जाएगी तो इलेक्ट्रॉन आपका पेयर ना होके अपर एनर्जी लेवल पे मूव कर जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से था। अब मैं आपको बता देता हूं कि यहां पर जो CFAC एनर्जी का जो डिफरेंस होता है वो क्या होता है, ध्यान से समझना। अब देखो ध्यान से, 9/4 आपका डेल्टा नोट का जो होता है टेट्राहेड्रल से 9/4 टाइम्स ज्यादा होता है, या फिर हम ऐसा भी बोल सकते हैं टेट्राहेड्रल का 4/9 डेल्टा नोट। इस तरीके से भी आपका एनर्जी होता है, या फिर मैं इसको ऐसे भी बोल सकता हूँ, कुछ नहीं, यहाँ पर मैंने इसको उधर से इधर ट्रांसफर किया हुआ है। ठीक है, ये यहाँ पर मैंने इसको कुछ ज्यादा नहीं किया हुआ है, कोई ज्यादा आपका रॉकेट साइंस नहीं है, यहाँ पर मैंने इसको इधर से उधर ट्रांसफर किया हुआ है, बस इतना सा थोड़ा सा ध्यान से समझ लेना बच्चों। काफी इजी कंसेप्ट है, अगर आप एक दो बार ध्यान से समझोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, काफी इजी कंसेप्ट है। ठीक है, अब हम ध्यान से समझते हैं बच्चों इसमें एक और चीज कि इसमें यहां पर देखो, यहां पर अगर मैं यहां पर, अब देखो ऑक्टाहेड्रल और टेट्राहेड्रल दोनों की मैं आपको बता देता हूँ CFAC वैल्यू हम कैसे निकालते हैं। देखो इन ऑक्टाहेड्रल CFAC वैल्यू यहाँ पर थर्ड पॉइंट में आपको बताता हूँ CFAC एनर्जी। क्या बच्चों, CFAC एनर्जी निकालना। CFAC एनर्जी हम किस तरीके से निकालते हैं, CFAC एनर्जी निकालने का तरीका होता है, देखो यहाँ पर ध्यान से समझना कि अगर मैं ऑक्टाहेड्रल के केस में बात करूंगा तो ऑक्टाहेड्रल में ये होगा और यहाँ पर ऊपर आपका इस तरीके से होगा। तो यहाँ पर ध्यान से समझना कि ऑक्टाहेड्रल के केस में आपका कुछ इस तरीके से होता है, ये आपका क्या होता है, यहाँ पर आपका 3/5, यहाँ पर आपका 2/5। ऐसा ही मैंने लिखा था ऑक्टाहेड्रल के केस में बच्चों। ऑक्टाहेड्रल के केस में मैंने ऐसे लिखा था, ये आपका dxy, ये आपका dyz और ये आपका dzx और यहाँ पर dx2y2 और यहाँ पर dz2। ऐसा ही मैंने लिखा था ना। जब मैंने ऐसा लिखा था तो आपका क्या होगा, ध्यान से समझना। अगर मैं इसके लिए आपका CFAC निकालना चाहूँ तो CFAC वैल्यू आपके किसके इक्वल होती है बच्चों, देखो यहाँ पर 2/5 डेल्टा नॉट मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन कौन सा ऑर्बिटल है बच्चों, ये आपका कौन सा ऑर्बिटल है, जल्दी बताओ, ये आपका कौन सा ऑर्बिटल होगा, T2G या EG, ये आपका कौन सा ऑर्बिटल होगा बच्चों, ये आपका T2G ऑर्बिटल होगा। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन T2G ऑर्बिटल, मतलब आपके T2G ऑर्बिटल में जितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे उतना होगा, और ये नीचे है तो माइनस। ठीक है, आप देखो प्लस 3/5 डेल्टा नॉट, अब वो आपका कौन सा ऑर्बिटल हो जाएगा बच्चों, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन EG ऑर्बिटल, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन EG ऑर्बिटल। ठीक है, अब ध्यान से समझना, EG ऑर्बिटल में आपके जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आपके प्रेजेंट होंगे वो आपके EG ऑर्बिटल होगा। ठीक है, EG ऑर्बिटल के नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से आपको मल्टीप्लाई करना है। अगर सिमिलरली मैं अगर टेट्राहेड्रल के लिए देखना चाहूं तो टेट्राहेड्रल के लिए हमारा क्या होगा वैल्यू, अब देखो टेट्राहेड्रल के लिए मुझे अगर CFAC निकालना है तो टेट्राहेड्रल के लिए CFAC में कैसे निकालूंगा बच्चों, ये आपका कौन सा ऑर्बिटल, ये आपका कौन सा हो जाएगा, EG ऑर्बिटल, ये आपका EG और यहाँ पर ये आपका कौन सा हो जाएगा बच्चों, T2G। और टेट्राहेड्रल के केस में मैंने आपको बताया था ये वाली एनर्जी आपकी कम होती है, ये वाली एनर्जी आपकी 2/5 डेल्टा T, और ये वाली एनर्जी आपकी कितनी होती है बच्चों, 3/5 डेल्टा T। ठीक है, अब इसमें वैल्यू निकालते हैं। देखो CFAC एनर्जी आप कैसे निकालोगे, CFAC एनर्जी इक्वल टू -3/5 डेल्टा T इंटू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन EG ऑर्बिटल प्लस 2/5 डेल्टा T इंटू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन T2G ऑर्बिटल। इस तरीके से हम यहाँ पर CFAC की वैल्यू
निकाल सकते हैं, डिफरेंट डिफरेंट चीजें पॉइंट के लिए डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू निकाल सकते हैं। आई होप सो कि आपको समझ में आ गया होगा किस तरीके से हमको यहाँ पर CFSE की वैल्यू निकालनी होती है। ठीक है बच्चों, काफी इजी पॉइंट है, अगर आप एक दो बार ध्यान से समझोगे तो आपको आई होप कि अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब ध्यान से समझना बच्चों। यहाँ पर अब देखो, यहां पर मैं आपको बताता हूं, डेल्टा नोट को हम क्या लिखते हैं, डेल्टा नोट को ध्यान से समझना, डेल्टा नोट इक्वल टू आपका क्या होता है, 10 DQ। ठीक है, डेल्टा नोट आपको कहीं 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 आपको DQ में लिखा हुआ मिलेगा, तो डेल्टा नोट आपका क्या होगा बच्चों, 10 DQ। आई होप सो कि आपको समझ में आ गया होगा, इस तरीके से हम यहाँ पर वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है, अब हम अब हम देखते हैं बच्चों आगे, नेक्स्ट लेक्चर में नहीं, अब हम इसी लेक्चर में ऑक्टाहेड्रल के लिए निकाल लेते हैं एक एक करके। ठीक है, ऑक्टाहेड्रल के लिए एक एक करके निकाल लेते हैं ताकि आपको समझ में हैंड टू हैंड आ जाए। ठीक है, अब देखो, अगर मेरे पास यहाँ पर D1 ऑर्बिटल होगा, D1 से आपको कोई दिक्कत नहीं है, D1 D2 D3 आपका D4 से चेंज है, तो मैं D4 से बनाता हूँ, D4 से आपको समझ में आएगा। ऑक्टाहेड्रल, फॉर किसके लिए, ऑक्टाहेड्रल के लिए, यहाँ लिख देता हूँ फॉर ऑक्टाहाइड्रल। ऑक्टाहाइड्रल के लिए मैं D4 के लिए बना देता हूँ। देखो यहाँ पर आपका ऊपर 2 लोब्स, यहाँ पर आपका, यहाँ पर इस तरीके से आपका, यहाँ पर 2। ठीक है, अगर मुझे यहाँ पर इलेक्ट्रॉन भरना है, ठीक है, अब देखो ये आपका क्या है बच्चों, यहाँ पर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, यहाँ पर मैंने लिया स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड का केस, यहाँ पर SFE लिख देता हूँ, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, यहाँ पर SFL, और यहाँ पर वीक फील्ड लिगेंड WFL सॉरी। ठीक है, इस तरीके से मैंने लिख दिया। अब इसमें 4 इलेक्ट्रॉन, अगर देखो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड कब होगा, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होगा तो इसका मतलब आपका पेयरिंग कराएगा, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होगा तो मतलब आपकी CFSE क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी। ठीक है, CFSE अगर इंक्रीज करेगा इसका मतलब स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड बढ़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम एक और कंडीशन में यहाँ पर बोल सकते हो, स्ट्रेंथ ऑफ लिगेंड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द CFSE, मतलब CFSE बढ़ेगा तो स्ट्रेंथ ऑफ लिगेंड बढ़ेगा, मतलब स्ट्रॉन्ग लिगेंड है तो CFSE बढ़ गई। अब CFSE बढ़ गई तो इसका मतलब यहाँ पर क्या होगा, CFSE आपका ज्यादा हो जाएगा एज कंपेयर टू पेयरिंग एनर्जी। तो आपका क्या बनेगा बच्चों, देखो अब ये आपका क्या करेगा, ऊपर ना जाके नीचे आपका पेयर कर जाएगा लिगेंड। ठीक है, इलेक्ट्रॉन, लेकिन यहाँ पर क्या होगा, CFSE आपका क्या हो जाएगा बच्चों, लेस देन पेयरिंग एनर्जी से आपका लेस देन हो जाएगा। अब यहाँ पर पेयरिंग एनर्जी से अगर आपका CFSE लेस देन होगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1 2 3 4 इस तरीके से। इसी तरीके से मैं आपका D5 का केस बनाता हूँ, अगर मुझे, हाँ D5 का केस बनाता हूँ। ठीक है, D5 का केस हम कैसे बनाएंगे बच्चों, देखो यहाँ पर इस तरीके से, यहाँ पर मैंने बनाया इस तरीके से, देखो ये मैंने बना दिया। अब देखो D5 के केस में बच्चों यहाँ पर आपका वीक फील्ड लिगेंड है और यहाँ पर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है। स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड का मतलब यहाँ पर CFSE आपका क्या बच्चों, ज्यादा है एज कंपेयर टू पेयरिंग एनर्जी से ज्यादा है, और यहाँ पर CFSE आपका क्या बच्चों, लेस देन पेयरिंग एनर्जी आपका ज्यादा है। ठीक है, पेयरिंग एनर्जी आपका ज्यादा है, मतलब वीक फील्ड लिगेंड में आपका स्ट्रेंथ ऑफ लिगेंड भी घट जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा कि यहाँ पर D5 में 1 2 3 4, सॉरी यहाँ पर हमको पेयर कराना पड़ेगा, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड तो 4 5। ठीक है, पहले अनपेयर भरेंगे उसके बाद पेयर भरेंगे, मतलब सिमिलर एनर्जी लेवल पे। ये तो आपने जानते होंगे कि सिमिलर एनर्जी लेवल पे पहले हम पेयर भरेंगे, सॉरी पहले हम एक एक इलेक्ट्रॉन भरेंगे उसके बाद हम उसको पेयरिंग करेंगे। ये तो आप जानते हो, पहले से एटॉमिक स्ट्रक्चर में आपने अच्छे से पढ़ा होगा। नाउ यहाँ पर आपका इस तरीके से D5 का बन गया, तो इस तरीके से यहाँ पर वेरिएशन आता है। तो इस तरीके से यहाँ पर वेरिएशन आपका यहाँ पर आएगा। अगर मैं D6 ऑर्बिटल की बात करूंगा, कौन से ऑर्बिटल की बच्चों, D6 ऑर्बिटल की अगर मैं बात करूंगा यहाँ पर, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा बच्चों, यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, देखो D6 ऑर्बिटल के कंडीशन में यहाँ पर आपका पेयरिंग आपका हो जाएगा, और यहाँ पर आपका 1 2 3। ठीक है, इस तरीके से हो जाएगा। अगर मैं यहाँ पर D7 ऑर्बिटल की बात करूंगा, कौन से ऑर्बिटल की, D7 ऑर्बिटल की, तो D7 ऑर्बिटल में क्या होगा बच्चों,
D7 ऑर्बिटल में आपका क्या हो जाएगा, देखो ध्यान से, पहले मैंने अनपेयर भरे, फिर मैं इसको क्या करूंगा बच्चों, पेयरिंग करूंगा, 1 2 3 4 5 6 और ये 7, और यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7, देखो डिफरेंस वो आ रहा है ना, डिफरेंस यहाँ पर आपको आ रहा होगा। लेकिन जैसे ही मैं D8 की बात करूंगा, कौन से ऑर्बिटल की, D8 ऑर्बिटल की, तो D8 ऑर्बिटल में क्या होगा, ये 6 7 8 और यहाँ पर 6 7 8, देखो दोनों में सिमिलर आ गया। तो यहाँ पर जो आपको डिफरेंस देखने को मिलता है वो आपका D4 D5 D6 D7 में आपको वेरिएशन देखने को मिलेगा। सिमिलरली आपका किस में होगा, टेट्राहेड्रल में। अब मैं आपको CFSE वैल्यू निकालना बता रहा हूं, आपको सबके लिए निकालना है, आपको सबके लिए CFSE वैल्यू निकालना है। तो अगर मैं यहाँ पर CFSE वैल्यू निकालना चाहूं तो कैसे निकालूंगा बच्चों, मैंने आपको बताया है, नीचे वाला कितना होता है, -2/5, कितने इलेक्ट्रॉन है, 6 इलेक्ट्रॉन है, प्लस यहां पर जल्दी से बताओ, यहां पर कितना होगा, यहां पर ऊपर 3/5 एक इलेक्ट्रॉन है। तो इसको जब मैं सोल्व करूंगा तो क्या आएगा बच्चों, देखो 2/5 की वैल्यू कितनी होती है, 0.4, यहाँ पर 0.4 मल्टीप्लाई बाई 6, यहाँ पर क्या है बच्चों, इसकी वैल्यू कितनी होगी बच्चों, 0.6 मल्टीप्लाई बाई 1। आप देखो 0.4 मल्टीप्लाई बाई, यहाँ पर क्या जाएगा, -2.4, माइनस क्या आ जाएगा बच्चों 2.4, और यहाँ पर कितना आ जाएगा +0.6, और इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी बच्चों, -1.8, ठीक है, -1.8 डेल्टा नोट, इसकी वैल्यू टोटल वैल्यू क्या आ जाएगी बच्चों, डेल्टा नोट। ये आ गया आपका CFSE का वैल्यू, थोड़ा सा ध्यान से समझो, ये आपके किसकी वैल्यू आ गई, CFSE की वैल्यू। अब मुझे इसकी वैल्यू निकालनी, तो इसकी वैल्यू मैं कैसे निकालूंगा, CFSE की वैल्यू जल्दी बताओ, यहाँ पर नीचे कितना है बच्चों, -2/5, कितने इलेक्ट्रॉन है, 5 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, प्लस यहाँ पर ऊपर 3/5, कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन है। तो यहाँ पर 0.4 मल्टीप्लाई बाई 2, 0.4 मल्टीप्लाई बाई 2 कितना हो जाएगा, -2 और इसकी वैल्यू निकालना चाहूंगा तो कैसा निकलेगा बच्चों, जल्दी बताओ, इसकी वैल्यू अगर मैं निकालना चाहूंगा तो कितना निकलेगा, देखो यहाँ पर 0.6 मल्टीप्लाई बाई 2 1.2, अगर मैं इसको सोल्व करूंगा तो -0.8 आ जाएगा। ये आपका यहाँ पर CFSE की वैल्यू आ गई। तो इस तरीके से हम यहाँ पर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड और वीक फील्ड लिगेंड, आप ध्यान से समझना, आपका होमवर्क ये है कि D4 D5 D6 के लिए आपको CFSE की वैल्यू उसी के पास निकाल के देखो किस तरीके से आपको निकालनी है। मैंने फॉर्मूला बता दिया है, ऑक्टाहेड्रल है तो ये वाला फॉर्मूला लगाना है आपको, ठीक है, बात क्लियर है। अगर मैं इसी से टेट्राहेड्रल का भी निकाल सकता हूँ, वो मैं आपको आगे बताऊंगा। आई होप सो कि आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। सो थैंक यू सो मच। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में टेट्राहेड्रल के लिए करेंगे।